ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये गाना हमने कई बार सुना है। पैसा पैसा करता है क्यों, पैसे पे क्यों मरता है। ये पैसा क्या है? व्हाट इज दिस मनी? रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे नोइंगली अननोइंगली यूज करते हैं। पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, और ये सारी चीजें। तो पैसे में ऐसा क्या है? मतलब ऐसा क्या एवोल्यूशन हुआ पैसे का कि सब इसके पीछे भाग रहे हैं? और एग्जैक्टली ये क्या चीज है? अगर हम मॉडर्न डे इकोनॉमी की बात करते हैं तो पैसा एक ऐसी चीज है जो ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे आसान भाषा में कि अगर आप बाजार जाके फल सब्जी फ्रूट खरीदना चाहते हो तो बिना पैसे के आपको कोई सामान नहीं देगा। तो मतलब अगर आपको अपनी एयरटेल में सिम कार्ड डलवानी है, अपना बिजली का बिल भरना है, सामान खरीदना है, बाहर कुछ ऐसे आइसक्रीम वगैरह खानी है, बिना पैसों के कुछ नहीं होगा। मतलब कि चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह उठता है कि ये जो पैसा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि हम पैसे का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, अलग अलग सामान खरीद सकते हैं, सर्विसेज खरीद सकते हैं। पैसे में ऐसा क्या है? मतलब हमने क्यों एक्सेप्ट करा कि ये जो रुपया है ये एक एक्सेप्टेड करेंसी है, हम सारा काम रुपए में करेंगे? ये हमने क्यों एक्सेप्ट करा? बेसिकली पहले के जमाने में आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था सर? मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बार्टर सिस्टम मतलब कि सपोज करिए ये एक व्यक्ति है ए और ये एक व्यक्ति है बी। व्यक्ति ए के पास है अनियन और व्यक्ति बी के पास है आईफोन। अब क्या हुआ, बी ने कहा मेरे को आईफोन बेचना है, मैं आईफोन का सेलर हूं। ए ने बोला मेरे पास प्याज है लेकिन मेरे को आईफोन खरीदना है। बी ने बोला भाई मेरे को तो टमाटर चाहिए, मैं प्याज लूंगा ही नहीं। तो आप एक काम करो, किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसके पास टमाटर हो और फिर वो मेरा आईफोन खरीदे। मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ सर प्रॉब्लम तो हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि इसके पास प्याज है लेकिन इसे आईफोन चाहिए, इसके पास आईफोन है लेकिन इसे टमाटर चाहिए। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। कि मतलब ये जो दोनों पार्टीज हैं इनकी नीड्स मैच होनी चाहिए, कि इसको प्याज चाहिए और इसको आईफोन चाहिए, तभी ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, वरना ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अब क्या हुआ, मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं लेकिन मेरे को एक नया फोन खरीदना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करूंगा कि कौन से एस्पिरेंट के घर वाले मोबाइल फोन बेच रहे हैं और कौन सा एस्पिरेंट मुझसे पढ़ना चाहता है। हो सकता है वो किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहता हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैं गया अपनी गली के बाहर, 4 चक्कर काटे, मेरे को सारे जेई वाले मिले, ये सब जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। फिर मैं 1 किलोमीटर और दूर गया, उनको मुझसे नहीं पढ़ना। मैं 3 किलोमीटर और आगे गया, उसे मुझसे पढ़ना, लेकिन उसके पापा मम्मी जो है वो फोन नहीं बेचते। यार मेरे को तो फोन के लिए पूरा भारत भ्रमण करना पड़ गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई ठीक है आपको प्याज, आपके पास प्याज है, आप प्याज के ट्रेडर हो, मंडी में आपकी दुकान है, आप आईफोन के ट्रेडर हो, व्हाटएवर, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो। ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम है इसको हमेशा के लिए हटा दो। ठीक है हटा देते हैं। कैसे हटेगी? इन्होंने कहा यार एक ना ऐसी बीच की आइटम निकाल देते हैं जिसको सब एक्सेप्ट कर ले। मतलब एक ऐसा इंटरमीडियरी निकाल देते हैं, एक ऐसा इंटरमीडियरी निकाल देते हैं जिसको सब एक्सेप्ट कर लें। उस इंटरमीडियरी को बोला गया मनी, पैसा। कि मनी एक ऐसी चीज है जो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो आईफोन का ट्रेडर हो या प्याज का ट्रेडर हो। प्याज वाले ने इसको प्याज बेचा, इससे पैसा लिया, इसने पैसा दिया इसको और इससे आईफोन ले लिया। हाँ सर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। मतलब कि बार्टर सिस्टम में
पहले इस बेचारे को अपने प्याज बेच के टमाटर खरीदने पड़ते, फिर आईफोन खरीदना पड़ता। अब तो क्या हुआ है कि ऐसी बीच की आइटम निकाल दी जो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है ही नहीं। कहने का मतलब बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, जिसके चलते हमने सोचा कि एक इंटरमीडिएट लाया जाए जो पूरा समाज एक्सेप्ट करेगा। आज आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी निकल जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रुपी एक्सेप्ट करने से मना कर दे। सब पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि एक ऐसा इंटरमीडिएट निकाल दिया जो पूरा हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर लेगा, उसे बोला गया मनी। राइट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हटाने के लिए, ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम पैसे का कॉन्सेप्ट लेके आए। मनी एक इंटरमीडियरी, ठीक है। सवाल उठता है कि ऐसे में पैसे के क्या फंक्शंस होते हैं, कि पैसा क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पैसा है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि मैंने पैसा दिया सब्जी खरीदी, पैसा दिया फोन खरीदा, पैसा दिया लैपटॉप खरीदा, पैसा दिया स्क्रीन खरीदी लेक्चर डिलीवर करने के लिए, पैसा दिया लाइट खरीद ली। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको कुछ भी खरीदना हो, आपको उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इट कैन बी यूज टू मेजर अ वैल्यू। समझो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये आईफोन है, ये आईफोन है, ठीक है। दो यहां पे लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं पहले जमाने की। अब क्या हुआ, आईफोन बिक रहा है, ये दो लोग हैं ए और बी। ए ने बोला भाई सुन, मैं तुझे 5 किलो आम दूंगा, 5 kg मैंगो दूंगा, मुझे आईफोन दे दो। दूसरे वाले ने बोली लगा दी, मैं तुम्हारे को 1 तरबूज दूंगा, मुझे आईफोन दे दो। अच्छा, ये आईफोन वाला जो है इसको आम और तरबूज दोनों चाहिए था, गर्मी का सीजन चल रहा है। उसने कहा भाई ठीक है मैं दोनों खाता हूं, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हो गया कि 5 किलो आम ज्यादा महंगा या 1 किलो तरबूज ज्यादा महंगा। सर मतलब यार ये जो सिस्टम है इसमें यूनिफॉर्म वैल्यू तो आ नहीं पा रही। सर मतलब पहले जो प्रॉब्लम देखी थी वो देखी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब कि एक आदमी और दूसरा आदमी उनको वही खरीदना बेचना जो एक दूसरे को चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी पैसे से। बार्टर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी कि आप एक आइटम की वैल्यू कैसे लगाओगे। जैसे आज की तारीख में आईफोन है 1 लाख रुपए का, वैल्यू लगा दी 1 लाख। अब चाहे आप उसको 500 के नोट में दे दो, 2000 के नोट में दे दो, 10 के नोटों की गड्डियां दे दो, 50 के नोटों की गड्डियां दे दो, फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख मतलब 1 लाख है हर नोट में। लेकिन ये आईफोन 5 किलो आम के बराबर है, 1 किलो तरबूज के बराबर है, हमें नहीं पता। इसका मतलब वैल्यू मेजर करने में भी हमारे को बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए हम पैसा लेके आए। तो पैसे ने हमारी यहां पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी। एक कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना कि भाई पैसे का इस्तेमाल करके आपको जो एक्सचेंज करना आप कर लो, जो खरीदना बेचना खरीद लो। और उसने हमारे को एक मेजर ऑफ वैल्यू दिया। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है सर कि आप अब आईफोन की वैल्यू नाप सकते हो कि भाई ये 1 लाख रुपए है, इट इज एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 1 लाख रुपए वैल्यू है, चाहे आप 50 के नोट दे लो, 100 के नोट दे लो, 500 के नोट दे लो, 2000 के नोट दे लो, फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रहेगी। मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये जो कंफ्यूजन थी सारी की सारी, ये कंफ्यूजन हमने पैसे के माध्यम से खत्म कर दी। तीसरी बात कि पैसे का तीसरा फंक्शन क्या है, इसको आप डेफर्ड पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। सर डेफर्ड पेमेंट का मतलब, डेफर्ड पेमेंट का मतलब एक तरीके से आप आसान भाषा में समझिए, ईएमआई। कि आपने आज टीवी खरीदा ईएमआई पे और आपने बोला अगले 2 साल तक, 24 महीने तक 1000 रुपए महीने के हिसाब से मैं आपको ईएमआई दूंगा। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। पैसा जो है उसका इस्तेमाल करके आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हो, और इसीलिए ईएमआई और लोन का कॉन्सेप्ट आया। आप ऐसा समझो, सपोज मैंगो है या सपोज प्याज है, उसका रेट पूरे साल चेंज होता रहता है। कभी 20 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो, कभी 50 रुपए किलो, कभी 150 रुपए किलो। प्याज का रेट पूरे साल चेंज होता रहता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति क्या करता, उसने किस्तों पे टीवी लिया और उसने बैंक को कमिटमेंट करी कि मैं तुम्हारे को हर साल ना, हर महीने 1 किलो प्याज दिया करूंगा। एक व्यक्ति है
उसने बैंक को ये कमिटमेंट कर दी कि मैं तुम्हारे को हर महीने ना 1 किलो प्याज दूंगा। दो, जिस महीने प्याज का रेट 150 रुपए है उस दिन तो ये बेचारा बिल्कुल ही बिक गया, खत्म हो गया। जिस महीने प्याज का रेट 20 रुपए किलो है उस दिन इसने खुशी खुशी इंस्टॉलमेंट दे दी। मतलब डेफर्ड पेमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। यहां पे क्या, 500 रुपए का नोट 500 का ही रहेगा, जो करना है कर लो। 500 रुपए के नोट की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही। लेकिन यहां पे पुराने वाले सिस्टम में, बाटर सिस्टम में, जो कमोडिटीज का इस्तेमाल किया जाता था उनकी सीजनल वैल्यू होती थी जो चेंज होती थी। आम का रेट कभी महंगा, कभी ज्यादा, कभी गले हुए आम निकल गए, कभी सड़े हुए प्याज निकल गए, उस तरीके से। लेकिन रुपए में ऐसा नहीं होता। मतलब कि आप इसे डेफर्ड पेमेंट के सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 बातें रुपए को लेके हमने क्या देखी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। चौथा, स्टोर द वैल्यू। स्टोर द वैल्यू। स्टोर द वैल्यू का मतलब सर, मतलब कि पैसे का इस्तेमाल करके आप अपनी वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये कीवर्ड नोट करेंगे, यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर वेल्थ। अपनी वेल्थ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर समझे नहीं क्या मतलब है इसका, समझो, एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 लोग हैं, ए और बी। ए ने बोला मैं पूरी सब्जी मंडी का सबसे बड़ा टमाटर का होलसेलर हूं। मैं एक काम करता हूं, आज मेरे पास 1000 किलो टमाटर हैं, मैं ये अपने बच्चों के लिए रखूंगा, वो बड़े होंगे, एक एक करके टमाटर निकाल के बेचेंगे, एक टमाटर एक आईफोन के बराबर होगा, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं टमाटर खाएंगी। ये बुद्धू को ये पता ही नहीं था टमाटर सड़ जाते हैं। मतलब इन केसेस में, पुराने जमाने में अगर आपको वेल्थ कैरी फॉरवर्ड करनी होती थी उसमें प्रॉब्लम आती थी। नो कैरी फॉरवर्ड इज पॉसिबल हियर। 2 दिन टमाटर रखेगा, तीसरे दिन टमाटर अपने आप केचप बन जाएंगे, टोमेटिना फेस्टिवल में स्पेन में यूज होंगे। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ। आम रखे इसने 500 किलो, कि अब मैं 500 किलो आम रखूंगा, मेरे आने वाली पीढ़ियां जो है इसे जो यूज करेंगी, कोई फायदा नहीं है, सड़ जाएगा। ये समझदार आदमी, इसने क्या किया, अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दी 2 लाख रुपए की। अब आने वाली पीढ़ी, उसके आने वाली पीढ़ी, उसके आगे आने वाली पीढ़ी ये 2 लाख रुपए का फायदा उठा सकती है। मतलब कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ। आप अपनी वेल्थ को स्टोर करके पैसे के फॉर्म में इसको स्टोर करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब कि जो पहले वाला जमाना था जब रुपया नहीं हुआ करता था, जहां पे पेरिशेबल आइटम और ये सब का इस्तेमाल होता था, वहां पे आप वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, बल्कि एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते आप अपनी वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे पास आज 1000 किलो टमाटर है, मैंने सोचा मैं पूरे मोहल्ले का सबसे रईस आदमी हूं, पता चला अगले हफ्ते तक टमाटर सड़ गया, अब मैं इसी मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी भी बन चुका हूं। तो कहने का मतलब है कि जो पैसा है वो एक्सचेंज में हेल्प करता है, मेजर करने में। 1 लाख रुपए का आईफोन वाला एग्जांपल याद करो, डेफर्ड पेमेंट ईएमआई वाला एग्जांपल याद करो, और इधर स्टोर ऑफ वैल्यू 1000 किलो टमाटर सड़ गए। तो ये फंक्शंस है पैसे के, कि पैसे का इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हो। अब आते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि पैसे के क्या क्या फीचर्स हैं, पैसे के क्या क्या फीचर्स हैं समझ लिया। अब एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी में पैसे से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है जहां पे यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल निकल सकता है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला कीवर्ड है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी, सर ये क्या होता है? फंजिबिलिटी का मतलब है किसी बड़ी आइटम को छोटी छोटी सिमिलर आइटम्स में ब्रेक करना। छोटी आइटम हो क्या, एक बड़ी आइटम को छोटी सिमिलर आइटम्स में ब्रेक करना, उसे कहते हैं फंजिबिलिटी। मतलब 2000 रुपए का नोट है, मैंने इसे 500 रुपए के 4 नोटों में ब्रेक कर दिया। 500 रुपए के 4 नोटों में ब्रेक कर दिया। 500 500 500 500, तो भी रहे तो 2000 ही। हाँ सर सही बात है। अब एक काम करता हूं, ये लोग 500 रुपए हैं, इसको 100 रुपए के 5 नोट में ब्रेक कर देता हूं। 5 5 5 5, सर ये भी 2000 रहे कि यहां पे 100 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 100, ये भी 500 रहे। मतलब कि आप
एक अमाउंट को फर्दर नोट्स में ब्रेक कर सकते हो, उसे कहते हैं फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज फंजेबल नहीं होती आप वो समझो। एक मैंगो है, ज्यादा ना हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंगो आता है मुझे। ये एक मैंगो है, सपोज पूरा पैक मैंगो है, ये सपोज करो बिक रहा है 100 रुपए का। अब मैंने क्या करा था, फंजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, आम के 10 टुकड़े करके बेचने लगा कि देखो 10 टुकड़े करे, एक आम 100 रुपए का, उसके 10 टुकड़े 10 रुपए का एक टुकड़ा हो गया। मैं आम के टुकड़े लेके बाजार में बेचने गया, गाली पड़ी अलग और 1 रुपया भी नहीं मिला। मतलब ये कि कटे हुए आम की बाजार में कोई वैल्यू नहीं है, साबुत आम की वैल्यू 100 रुपए है। देखो 2000 को अगर आप काट दो 500 में, 100 में सेम वैल्यू है। एक आम को 100 रुपए के आम को फर्दर काट के बेचो, 0 वैल्यू है। मतलब कि आम फंजेबल नहीं है, नोट फंजेबल है। मतलब कि फंजेबिलिटी की, अगर आप एक बड़ी आइटम को छोटी आइटम में ब्रेक करके बेच रहे हो, अगर सेम वैल्यू है तो फंजेबिलिटी है, अगर सेम वैल्यू नहीं है तो फंजेबिलिटी नहीं है। दिस इज नोन एज फंजिबिलिटी ऑफ रूपी, फंजिबिलिटी ऑफ मनी। अगला कीवर्ड है ड्यूरेबिलिटी। पैसा जो है वो ड्यूरेबल होता है सर, मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि बार बार इस्तेमाल करते रहो। आपने देखा होगा कि नोट जो है वो हैंड चेंज करता रहता है, हैंड चेंज करता रहता है, हैंड चेंज करता रहता है। मतलब कि बार बार जो है आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। पोर्टेबिलिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1000 किलो टमाटर स्टोर करना मुश्किल है, लेकिन पैसा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ईजी है। तो मतलब कि आप पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। कॉग्निजेबिलिटी का मतलब होता है, कॉग्निजेबिलिटी क्या आप देखते समझ जाओगे पैसा है। मतलब कि 100 रुपए का नोट देखते ही सब समझ जाएंगे 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट देखते ही सब समझ जाएंगे 500 रुपए का नोट है। मतलब कि कॉग्निजेबिलिटी का मतलब होता है कि आप देखते ही रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ भाई ये हमारा रुपया, ये हमारा पैसा है, और हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। कॉग्निजेबिलिटी। इसके अलावा पैसे की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो प्याज की वैल्यू है सपोज, या मैंगो की वैल्यू है, वो वेरी कर रही है। कभी आम 150 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी फ्री में, सड़ा हुआ आम फ्री में मिल रहा है ऐसे, कभी 300 रुपए। आम की जो वैल्यू है वेरी कर रही है। सपोज प्याज की वैल्यू वेरी कर रही है 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, 20 रुपए, इस तरीके से वैल्यू वेरी कर रही है। रुपया जो है उसकी वैल्यू सेम रहती है। 100 रुपए का नोट 100 रुपए का ही है, 200 रुपए का नोट 200 रुपए का ही है, 500 का नोट 500 का ही है, और 2000 का नोट 2000 का ही है। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है, उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। वो हर 10 मिनट बाद, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर सीजन के साथ, हर हार्वेस्ट साइकिल के साथ चेंज नहीं होती। या फिर फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू का मतलब, एक टाइम था जब ब्लैकबेरी के लिए लोग पागल थे कि भाई ब्लैकबेरी का फोन मिल जाए सबसे बढ़िया स्टेटस सिंबल है। मैंने क्या करा, ब्लैकबेरी के फोन रख लिए संभाल के, 10,000 ब्लैकबेरी फोन रख लिए कि मेरी आने वाली पीढ़ियां जो है ब्लैकबेरी के फोन से खेलेंगी, हम सबसे रईस होंगे। ब्लैकबेरी के फोन आने बंद हो गए, वैल्यू खत्म। जो मैं सबसे रईस आदमी था मोहल्ले का, मैं उसी मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी हूं। मतलब नो स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। इस तरीके से पैसा जो है हमारे को वेल्थ कैरी फॉरवर्ड, कॉग्निजेबिलिटी, फंजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है। ये सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स हैं पैसे के। राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मनी पे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, वो तो हमने देख लिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और उसके अलावा स्टोरेज ऑफ वेल्थ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ। बार्टर सिस्टम में सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो ऐसे में हम अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप का पैसा लेके आए, जिसे टाइप्स ऑफ मनी बोले आता है। मतलब कि आप ये देखो, हमने बार्टर सिस्टम हटाया और पैसे को लेके आए। लेकिन जब हम पैसे को लेके आए, एक इंटरमीडिएट चीज को लेके आए, एक इंटरमीडिएरी को लेके आए, तो सीधा रुपया इजाद नहीं हुआ था, करेंसी इवॉल्व नहीं हुई थी। धीरे धीरे हम आइटम वाइज आइटम बढ़े। मतलब कि आप ये समझो कि जब हम ये बार्टर सिस्टम को हटाया तो लोगों के दिमाग में सीधा रुपये का कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हाँ रुपया ले आते हैं और उसमें महात्मा गांधी का फोटो लगा देंगे, बन गई करेंसी। नहीं, ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। उसमें सबसे पहले आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब है
कि बीच में आपने देखा होगा एक दौर था हिस्ट्री में जब सोने चांदी बिकते थे कि इतने मन सोना दे दो ये दाल ले जाओ, इतने मन सोना दो ये सब्जी ले जाओ, इतने मन सोना दो ये घोड़ा ले जाओ, इतने मन सोना दो ये जो है अपना हथियार ले जाओ। कमोडिटी की एक कॉमन कमोडिटी पकड़ ली कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, सब इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस पे वैल्यू एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे बोला गया कमोडिटी मनी। लेकिन फिर कमोडिटी मनी में प्रॉब्लम आने लगी। कमोडिटी मनी में प्रॉब्लम यह आई कि लोगों ने उसकी चोरी शुरू कर दी। लोगों ने उसकी चोरी शुरू कर दी। चोरी कैसे शुरू कर दी? चोरी ऐसे कि सपोज करिए मेरे पास गोल्ड के पैसे आए, मेरी एक दुकान है, मैं वहां पे कोर्स बेचता हूं, मेरे पास लोग आए, एस्पिरेंट आए, उन्होंने मेरे को सोना दिया, मैंने उन्हें कोर्स दिया। अब मैंने क्या करा, तो वो सोने को रगड़ रगड़ के उसमें सोना निकाल लिया और आगे वो सिक्का चला दिया। मतलब कि यहां पे कमोडिटी मनी में इस टाइप की चोरियां होने लगी। उस टाइम पे कोई ऐसे एक्यूरेट तराजू राजू तो होते नहीं थे कि हाँ भाई जाओ डिजिटल स्केल ले आओ फटाफट देखो इसने 10 ग्राम यहां से सोना चोरी करा है। उस टाइम तो सब ऐसे विश्वास वगैरह पे चलता था। 5-10 ग्राम इधर उधर कर भी दोगे तो पता क्या चलेगा, मैं 100 सिक्कों में से 10 ग्राम निकाल लूंगा तो 1 किलो सोना तो मेरा ऐसे ही इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब है कमोडिटी मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी चोरी की। कई जगह पे कॉफी बीन्स, कोको बीन्स, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब का इस्तेमाल होता था। वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी आने लगी कमोडिटी मनी में कि लोग जो है कमोडिटी मनी में चोरी करने लगे। तो हमने सोचा यार कमोडिटी मनी बेकार है, इसको हटाओ। कमोडिटी मनी बेकार है, इसको हटाओ। हम लेके आए व्हाट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब है कि इस आदमी को 100 रुपए का नोट दिया। यह आदमी बोला कि भाई मैं ये कागज का टुकड़ा क्यों लूं, ये तो कागज का बना हुआ है, मैं ये क्यों लूं, कागज का बना हुआ है, मैं तो नहीं ले रहे। तो पहले आदमी ने बोला कि भाई सुनो, ये जो पेपर मनी है ये आप ले लो, इसके पीछे मैंने 100 रुपए का गोल्ड तिजोरी में रख रखा है, आप जब कहोगे ये मेरे पास 100 रुपए का नोट लेके आ जाना, मैं आपको 100 रुपए का गोल्ड दे दूंगा। मतलब सर रिपीट कर दो एक बारी। मतलब ये कि पहले क्या हो रहा था, अगर मेरे को किसी को 100 रुपए देने तो मैं उसको 100 रुपए का गोल्ड काट के देता था और फिर वो उस गोल्ड में से चोरी कर लेता था, गोल्ड को घिस घिस के। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेटिव मनी आया, जैसे आज की अपनी करेंसी वगैरह हो गई, आप अपनी जो करेंसी आज की वो रिप्रेजेंटेटिव मनी है। उसमें क्या हुआ आपने पढ़ा होगा, नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, आए शक्तिकांत दास प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100, आए रघुराम राजन प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500। इस टाइप से भाषा लिखी होती है, भाषा लिखी होती है बिल्कुल, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब है कि आप एक कागज सर्कुलेट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई ठीक है ये गोल्ड वगैरह में चोरी वगैरह होती है, हटाओ इसे, मैं एक काम करता हूं, मैं एक सर्टिफिकेट निकाल देता हूं। समझो, मैं एक सर्टिफिकेट निकाल दे रहा हूं। क्या मैंने बोला कि ये रहा 100 रुपए का सोना, ये रहा 100 रुपए का सोना, ये 100 रुपए का गोल्ड है, मैं एक व्यक्ति को एक कागज पे लिख के दे रहा हूं, मैं इस व्यक्ति को एक कागज पे लिख के दे रहा हूं कि जब भी आपको गोल्ड चाहिए आप मेरे पास आ जाना, आए शक्तिकांत दास प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100। मतलब कि मैंने एक कागज निकाला और उस कागज के पीछे, उस कागज के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उतने रुपए की कोई कमोडिटी वैल्यू, सोना चांदी मैंने अपनी तिजोरी में रख दी कि कल कोई बेचारा मेरे पास आएगा और सोना चांदी मांगेगा तो मैं इसे सोना चांदी उतने रुपए का दे दूंगा। आए शक्तिकांत दास प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500।
इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। कि आप अपनी करेंसी को, आप अपने नोट को पीछे एक एसेट से बैक कर रहे हो, पीछे एक एसेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी जैसे कि अपना डॉलर हो गया रिप्रेजेंटेटिव मनी, या फिर पहले के जमाने में ऐसे बॉन्ड्स चलते थे। पहले के जमाने में ऐसे बॉन्ड्स चलते थे कि ये जो बड़े बड़े बॉन्ड्स होते हैं, ये सरकारें क्या करती थी, बॉन्ड निकाला, 100 रुपए का बॉन्ड निकाला, उसके पीछे 100 रुपए का गोल्ड तिजोरी में रख दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, ये गोल्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब कि ये इस व्यक्ति के पास 100 रुपए का सर्टिफिकेट है, इसने दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए का सर्टिफिकेट दिया, दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए का सर्टिफिकेट दिया, तो अब इस व्यक्ति को अगर गोल्ड चाहिए होगा तो वो सरकार के पास जाएगा और कहेगा लो 100 रुपए का सर्टिफिकेट और मेरे को गोल्ड दे दो। रिप्रेजेंटेटिव मनी कि सरकार ने सर्टिफिकेट पे लिख के दिया हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100। रिप्रेजेंटेटिव मनी। राइट। रुपी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं है। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया समझाने के लिए। रुपी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या होता है कि यहां पे गोल्ड सिल्वर वगैरह की वैल्यू पीछे होती है, रुपी में भी है, लेकिन रुपी में एग्जैक्टली सारे के सारे वैल्यू की जो गोल्ड है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में रुपी जो है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहां पे दे दिया कि हाँ ये जो है रिप्रेजेंटेटिव मनी कुछ इस प्रकार का होता है, क्योंकि हम नोट देखते हैं और वहां पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, उस प्रकार से। अब आता है कॉन्सेप्ट फिएट मनी। तो देखो सबसे पहले निकला बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आई, फिर हम आए कमोडिटी मनी पे, कमोडिटी मनी में प्रॉब्लम आई। मनी क्यों चाहिए था हम समझ गए, उसके फीचर सारे कि उसमें फंजेबिलिटी थी और ये सारी चीजें थी, तो हम वो समझ गए। कमोडिटी मनी आया, कमोडिटी मनी में चोरी शुरू हो गई। रिप्रेजेंटेटिव मनी आया कि एसेट को रखो तिजोरी में और उसके नाम का कागज बना के दे दो, हमने वो देखा। रिप्रेजेंटेटिव मनी में प्रॉब्लम यह आने लगी कि इतना गोल्ड कहां से लाओगे। रिप्रेजेंटेटिव मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आने लगी कि भाई सपोज करो आज हम 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, सपोज 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप इतने रुपए का गोल्ड लाओगे कहां से, इतना तो हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। कहने का मतलब है अगर आप हर एक नोट के पीछे उतना ही अमाउंट ऑफ गोल्ड डालने लगोगे या उतना ही अमाउंट ऑफ सिल्वर डालने लगोगे तो फिर तो एक लिमिट आ जाएगी ना। दुनिया में एक लिमिटेड क्वांटिटी में सिल्वर और गोल्ड अवेलेबल है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि हर डॉलर, हर रुपया, हर यूरो, हर पाउंड के पीछे उतने ही अमाउंट का गोल्ड और सिल्वर होगा। ये तो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में हमने कॉन्सेप्ट निकाला व्हाट इज नोन एज फिएट मनी। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव मनी जो है पहले यूज होता था, आज की तारीख में कोई करेंसी ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं है। रुपी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए, राइट, कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इस तरीके से एक लिखा होता है। अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव मनी जो है हमारा रुपी नहीं है, हमारा रुपी जो है फिएट करेंसी है, फिएट करेंसी। सवाल उठता है कि ये फिएट मनी क्या होता है, व्हाट इज फिएट मनी। फिएट मनी इज एक ऐसी करेंसी, फिएट मनी इज एक ऐसी करेंसी जिसके पीछे कोई खास गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी जैसी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पीछे कोई बहुत ज्यादा ये वैल्यू वगैरह नहीं है। उसके पीछे कोई ऐसे गोल्ड सिल्वर नहीं रखा हुआ। फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए का नोट है अगर हमारा, तो इसके पीछे 100 रुपए का गोल्ड नहीं रखा होगा, 100 रुपए का गोल्ड नहीं रखा होगा, लेकिन फिर भी ये मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, फिर भी ये मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या हो रहा था, जितने रुपए की वैल्यू है उतने रुपए का आपको गोल्ड सिल्वर चाहिए था। फिएट मनी में क्या है, जितने रुपए की करेंसी आपको उतना गोल्ड सिल्वर नहीं चाहिए। रादर ये जो 100 रुपए हैं इसके ऊपर बस एक वादा लिखा होगा सरकार का, इसके ऊपर एक प्रॉमिस लिखा होगा सरकार का। आपने देखा होगा कि हमारे नोट्स के ऊपर लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन नोट्स के ऊपर जो फिएट मनी होता है
इसके नीचे कोई अंडरलाइंग एसेट बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब कि इसके पीछे 100 रुपए के पीछे 100 रुपए का गोल्ड नहीं है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसेट्स हैं, और इसके ऊपर सरकार का वादा होता है। ये जो पूरा का पूरा पैसा दौड़ता है, ये फिएट मनी जो है, ये सरकार के वादे, सरकार के ऑर्डर पे चलता है कि देखो हमने इस पे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस पे लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100। अब आप ये नोट अगर सरकार के पास लेके जाओगे तो वो आपको 100 रुपए के बॉन्ड दे देगी, 100 रुपए के कागज दे देगी सरकार के, या 100 रुपए के सिक्के वगैरह दे देगी। कहने का मतलब है जो फिएट मनी होता है, इसकी अंडरलाइन वैल्यू जो होती है वो गोल्ड या सिल्वर से बैक नहीं होती, वो सरकार के वादे के ऊपर चलती है। तो कमोडिटी मनी, जितने रुपए का सोना उतने रुपए की वैल्यू, पॉइंट नंबर 1। रिप्रेजेंटेटिव मनी, जितने रुपए का कागज उतने रुपए का गोल्ड उसके पीछे। फिएट मनी, जितने रुपए का कागज उसके पीछे उतना गोल्ड नहीं है, सरकार के वादे के ऊपर चल रही है, मतलब कि फिएट मनी जो है उसके पीछे अंडरलाइंग एसेट उतनी नहीं है जितनी उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। फिएट मनी, जैसे कि अपना 2000 का नोट हो गया, 2000 के नोट के पीछे 2000 रुपए का गोल्ड नहीं रखा गया है, वहां पे 2000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वहां पे 2000 रुपए की कोई फॉरेन करेंसी भी हो सकती है। कहने का मतलब है फिएट मनी ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है उसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई गोल्ड सिल्वर नहीं है, थोड़ा बहुत ही होगा लेकिन 100% नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव मनी में 100% था कि 100 रुपए के नोट के पीछे 100 रुपए का गोल्ड, 500 रुपए के नोट के पीछे 500 रुपए का गोल्ड। फिएट मनी जो है वो वैल्यू पे नहीं, सरकार के वादे पे चलता है, और इसीलिए इसे प्रॉमिसरी नोट भी बोला जाता है, इसीलिए इसे प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉमिसरी नोट। जो हमारी करेंसी दौड़ती है बाजार में, 50 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, उसे फिएट मनी तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन साथ में उसे प्रॉमिसरी नोट भी बोला जाता है। फिएट मनी के साथ साथ एक प्रकार का पैसा और चलता है जिसे कहते हैं टोकन मनी। टोकन मनी, टोकन मनी क्या है? टोकन मनी एक ऐसा है सिक्का होता है, बेसिकली टोकन मनी कॉइन्स में ही होता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जहां पे वो जो सिक्का है वो किसी कमोडिटी से बना है, निकल से, आयरन से, स्टील वगैरह से, वो किसी कमोडिटी से बना है और उस कमोडिटी की कोई वैल्यू है। जैसे सपोज 10 रुपए का सिक्का है, सपोज करो क्यूप्रो निकल कॉइन्स, कॉपर और निकल से मिलकर बनते हैं क्यूप्रो निकल कॉइन्स, उनमें उस मेटल की कुछ वैल्यू है। 2000 रुपए के नोट में कागज की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन जो क्यूप्रो निकल कॉइन्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे वैल्यू वगैरह होती है कॉपर और निकल की, राइट। उसमें क्या होता है कि जो 10 रुपए का उसके ऊपर फेस वैल्यू है, ये सिक्का कॉपर और निकल का, इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है, इसमें मेटल की कुछ वैल्यू है, इसमें मेटल की कुछ वैल्यू है। वो जो मेटल की वैल्यू है वो 10 रुपए से कम है, समझो। टोकन का मतलब ये होता है कि कोई सिक्का जो कमोडिटी से बना हुआ है उसमें उस कमोडिटी की वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम है, कि अगर ये 10 रुपए का सिक्का है तो इसके अंदर जो मेटल है वो 10 रुपए से कम का लगा हुआ है, मतलब कि जो कॉपर और निकल इसके अंदर लगा हुआ है वो 2, 3, 4 रुपए का लगा हुआ है, राइट। तो इसे कहते हैं टोकन मनी। तो देखिए हमने क्या समझा कि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ, स्टोरेज ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लाए पैसा, एक कॉमन मीडियम। पैसे में भी फिर फर्दर एवोल्यूशन हुआ है, जिसमें सबसे पहले कमोडिटी मनी आया, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव मनी आया। इनमें भी हमारे को प्रॉब्लम लगी कि भाई इतना सोना चांदी कहां से लाओगे आप, ये कोई च्यवनप्राश तो नहीं रहा कि जितना मर्जी बनाते रहो, आपको इकोनॉमी एक्सपैंड करनी है, उतना सोना चांदी आप ला नहीं सकते। तो अल्टीमेटली फिएट मनी और टोकन मनी का इजाद हुआ, जो आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिएट मनी एंड टोकन मनी। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, सरकार का वादे तो आप कितने भी कर लो वो तो हम करते ही रहते हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि फिएट मनी जो चलता है सरकार के वादे पे चलता है, इसे प्रॉमिसरी नोट भी बोला जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे मैं इकोनॉमी के और बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। इस चैनल पे जो हमारा अनस्टॉपेबल चैनल है, यहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मृणाल सर, सुदर्शन सर, आरती मैम, अनुज सर और बाकी एजुकेटर्स रेगुलर वीडियोस डालने वाले हैं। तो इस चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे रेगुलर रिचुअल तरीके से वीडियोस आते रहेंगे और यहां पे मेरे काफी वीडियोस आने वाले हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था। लेट्स क्रैक इट।